हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और एक और वीडियो में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। तो हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर हम गवर्नमेंटल स्कीम्स या फिर जो पॉलिसीज़ आती हैं उनका डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक मैंने आपके साथ 2023 के जैन और फ़ेब के इम्पोर्टेंट स्कीम्स, मतलब जो कि आपकी चर्चाओं में रहे, या फिर कोई पॉलिसी हो या फिर किसी राज्य से संबंधित अगर कोई पॉलिसी या फिर आपकी कोई स्कीम हो, उनका डिस्कशन मैं आपसे कर रहा था। तीसरी वीडियो होगी और इसके अंदर हम मार्च महीने के 2023 में जो आपको इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ का ज़िक्र सुनने के लिए मिला, उनका डिस्कशन करेंगे। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सो दैट कि अगर कोई पहली बार इस वीडियो से जुड़ा हो तो पिछली भी वीडियोज़ को वो देख सकता है। तो अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, तो ऑब्वियसली अप्रैल के बाद यानी कि मई स्टार्टिंग में मैं आपको अप्रैल की जो पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनकी वीडियो बनाकर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम रुक जाएँगे, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की आपकी सीरीज़ है। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हों या फिर कोई भी अलग-अलग जैसे स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, वो आपसे रेगुलरली जो पूछे जाते हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊँगा। उन सभी के लिंक्स भी मैं आपको रेगुलरली आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा। अनअकैडमी पर भी आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं सर्च करके। इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज कर लीजिएगा। रॉबिन SIRG इज़ माय इंस्टाग्राम यूज़र नेम, ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं आपके फरवरी दो आई मीन मार्च 2023 की। सवाल आपसे पूछता है कि भारत ने दुनिया का पहला बाँस बैरियर स्थापित किया है। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि यार ये जो बाँस बैरियर या फिर बैम्बू बैरियर के बारे में बोल रहे हैं, ये है क्या चीज़? तो आपने हमेशा कभी भी अगर आप रोड पर ट्रैवल करते होगे या फिर आप किसी एक्सप्रेसवे या से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको साइड में बैरियर्स नज़र आते हैं, जो कि जनरली स्टील के लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये पहली बार देखा गया कि दुनिया का पहला ये बाँस बैरियर स्थापित करा गया और इसमें इन्वॉल्व थे आपके आप सभी को पता है कि हमारे मिनिस्टर हैं, नाम है उनका क्या? नितिन गडकरी जी। उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी वाहवाही करी थी। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि 200 मीटर लॉन्ग ये आपका एक बैम्बू बैरियर था। ऑब्वियसली जहाँ पर इसको स्थापित करा गया है, वो जगह का आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट होगा और ये है आपका विदर्भ। ए ऑप्शन इस सवाल का आपको आंसर दे देता। तो आपको ये याद रखना है विदर्भ, जो कि ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा आपके महाराष्ट्र के अंदर आता है। यहाँ पर आपके एक वानी वरोरा करके एक हाईवे है, उस पर आपका इसको इंस्टॉल किया गया, इसको आपका सेटअप किया गया। इसके बाद मेन चीज़ ये है कि आपको ये बताना है कि आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब कभी भी हम इस प्रकार के बैम्बूज़ को यूज़ करते हैं ना, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका रिसाइक्लिंग वैल्यूज़ को वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकें। यानी कि लगभग-लगभग आपका जो बैम्बू आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, आप इसको दोबारा यूज़ करके इसको दोबारा से आप कहीं किसी बैरर के अंदर इस्तेमाल कर सकें। पहली ये हमने चीज़ें कुछ-कुछ जानी। इसके बाद आपसे ये भी याद रखना है कि ये जो बैरियर आपने यूज़ किया है, इसका नाम क्या है? इसके नाम को लेकर भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसका नाम आपका दिया गया आपका बाहुबली। ठीक है? तो ये एक चीज़ मेरे ख़्याल से आपको यहाँ पर याद रखनी थी। ज़रूर याद रखिएगा, चीज़ें ऐसी रेगुलरली आपके पेपर के अंदर बनती हैं। मैंने इसका नाम भी बता दिया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, बाहुबली करके इसको लिखा गया, नॉट बाली, ठीक है? तो बाहुबली इज़ द नेम। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बैंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले फ़ेज़ का उद्घाटन इन 4 विकल्प में से किसने किया? तो न्यूज़ आपकी क्यों चर्चाओं में थी? तो हमारे आपको पता है यूनियन मिनिस्टर नाम क्या है उनका? अमित शाह। सभी को पता होगा, किसको नहीं पता होगा? तो विकल्प नंबर 3 पहले तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने फ़ेज़ 1 का उद्घाटन किया। अब ये फ़ेज़ 1 है किसका? वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया, ये है आपका बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च कब करा गया है? तो ऑब्वियसली मार्च की आपकी स्कीम्स है, तो 3 मार्च 2023 को आपका इसको शुरू किया गया। इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार इसके अंदर हो क्या रहा है? इसमें आप ऐसे मान लीजिएगा कि जैसे कि आपके ऑडियो विजुअल सिस्टम्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, ताकि पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर आपके इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है? इन तरीके की चीज़ों को आपका यहाँ पर शुरू किया गया और ये आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन-सी स्कीम के अंतर्गत, यानी कि इसको एनफाइसेज करते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है, तो वो रहेगा आपका निर्भया। निर्भया स्कीम के तहत महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए
इस बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया। किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने किया। कब किया? आपका 3 मार्च को किया। क्या-क्या इसके अंदर ये चीज़ कर रहे हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जैसे कि आपके सीसीटीवीज़ को इंस्टॉल करने की बात हो, आपके इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस को सेटअप करने की बात हो, दिस इज़ द मेन थिंग। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को सेटअप करने के लिए ये आपका एक कमांड सेंटर भी रखेंगे। इस कमांड सेंटर से सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी स्ट्रीट्स से आने वाली जो भी आपकी डिस्ट्रेस कॉल्स हैं, या फिर अगर वहाँ पर लगता है कि कोई महिला किसी रिस्क के अंदर है और उनको रेस्क्यू करना है, तो इन चीज़ों में आपका ये हेल्प करेगा। अमित शाह के द्वारा लॉन्च करा गया बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दे दी? आप सभी देख रहे होंगे, जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए हर राज्य कोशिश कर रहा है इस प्रकार के एग्जेम्पशन देने की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, आपका टैक्स और आपका रजिस्ट्रेशन जो फी होती है उसको फ्री कर दिया है। तो चर्चा में ये न्यूज़ इसलिए थी कि 5 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा करी। क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी आपका रोड टैक्स या फिर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप परचेज करते हैं तो उससे आपको एग्जेम्प्ट करा जाता है। मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर कोशिश करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसकी अडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। मेन रीज़न वही है कि आप पॉल्यूशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूजेज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखनी होगी। तो उत्तर प्रदेश इसके अंदर इन्वॉल्व था। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि इन्होंने एग्ज़ेम्प्ट करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स को टैक्स एग्ज़म्पशन देने से और उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी को छूट देने से। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को शुरू किया? मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को पता है कि ऐसी राज्य स्तर पर आपकी लॉन्च होने वाली स्कीम्स पूछी जाती हैं। पहली चीज़, इसका नाम क्या है? नाम है इसका लाडली बहना स्कीम। चर्चाओं में क्यों है? तो एक राज्य है, उसकी सरकार ने आपका लॉन्च किया इस स्कीम को, और जब कभी भी किसी राज्य के द्वारा इसकी स्कीम लॉन्च करी जाती है तो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला सवाल का उत्तर तो आपका यही हो गया कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा आपकी ये लाडली बहना स्कीम को लॉन्च करा गया। अब फिर आप पूछ सकते हैं कि सर इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखो, जो महिलाएं हैं यानी कि वुमेन्स हैं, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने की कोशिश करी जा रही है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि आप ऐसे मान लीजिएगा कि उनको मंथ में 1000 रुपीज़ डिपॉज़िट करने के लिए दिए जाएँगे कि आप अपने इस प्रकार से रुपीज़ को या फिर इस पार्ट ऑफ आपका मनी को यूज़ कर सकते हैं। तो स्कीम का एम वही है कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस महिलाओं को देना चाहते हैं अपने राज्यों के अंदर, और ये सिर्फ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ऑब्वियसली दोज वुमेन्स विल बी एबल टू अवेल दिस स्कीम। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इसका नाम है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य डिजिटल इंडिया अधिनियम पास करना है। अब ये अगर इन्होंने अधिनियम पास कर दिया तो ये दिए गए 4 विकल्प में से कौन से अधिनियम को रिप्लेस कर देगा? यानी कि कौन से अधिनियम को का स्थान लेगा? तो पहली चीज़, न्यूज़ में क्यों है? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पहला कंसल्टेशन किया है। कंसल्टेशन कंसल्टेशन किससे कर रहे हैं? कंसल्टेशन ऑब्वियसली ये उन लोगों से करते हैं जैसे कि कोई इंडस्ट्री या फिर पॉलिसी स्टेक होल्डर होते हैं आपके डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर। उसमें जो भी व्यक्ति हैं उनसे यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया बताइए क्या करना है। तो ये पहला कंसल्टेशन था इनका डिजिटल इंडिया एक्ट पे। मैंने यहाँ पर लिखा है डिजिटल इंडिया एक्ट यहाँ पर आपका आने वाला है। अब ये रिप्लेस कर रहा है किसको, ये आपको बताना था। पहले इस सवाल का उत्तर आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 में आपका आया था, और एसएससी के अलग-अलग पेपर में आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, वो ऐसे चुप करके पूछ लेते हैं। वो ऐसे हवाबाजी में नहीं पूछते हैं, वो अगर कोई संबंधित आपकी न्यूज़ में कोई जानकारी चल रही होती है, उससे रिलेट करके पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे इस 2000 वाले आपके इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करूँ, तो मेन रीज़न इनका यही था कि यार जो मतलब मान लो कि आपके ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के ज़रिए अपना कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपको लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आप वहाँ पर या तो कोई सिग्नेचर दिखाएँ या फिर आप उनको अपने फिंगरप्रिंट्स दिखाएँ। तो दीज़ आर सम ऑफ द फैक्ट्स जो कि ऐसे एक्ट्स के अंदर आते हैं। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा
डिजिटल इंडिया एक्ट रिप्लेस कर रहा है आपके इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। अगला सवाल देखिए, सरकार ने मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। पहले इसकी ऊपरी सीमा क्या हुआ करती थी, न्यूज में क्यों है और कहना क्या चाहता है ये? मतलब मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब से पहले एक आपकी मैक्सिमम या फिर अपर लिमिट एज यहाँ पर सेट करी जाती थी, वो अपर लिमिट एज होती थी आपकी 65 ईयर्स। तो पोल में या फिर विकल्प में आपका आंसर तो चलो आपको सी पता चल गया, लेकिन इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, तो ये कहा जाता था कि अगर वो 65 वर्ष से नीचे का है तो इसको आप ऑर्गन दे सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये अपर एज लिमिट आपकी रिमूव कर दी है। जिसको चाहिए वो आपका ऑर्गन को यहाँ पर ले सकता है। यहाँ पर इससे पहले डोमिसाइल्स की भी मांग करी जाती थी। अगर कोई दूसरे राज्य से आपका आता है या फिर किसी और दूसरे राज्य से आपका आता था तो उसकी अगर डोमिसाइल नहीं होते थे तो कैंसिल कर दिया जाता था। इसको भी सरकार ने खत्म कर दिया है। तो ये अपर लिमिट वाला चीज़ मुझे लगा कि सवाल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एक एक्ट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये है आपका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। ये आपका आया था 1994 के अंदर एक्ट, और इसके अंदर ये चेंजेस लाने की बात हो रही है जहां पर इस अपर एज लिमिट को आपका हटाया गया। अगला सवाल देखते हैं, पीएम मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को स्थापित करा जाएगा? पीएम मित्र स्कीम, मैंने आपसे अपनी करंट अफेयर की वीडियोस के अंदर पता नहीं कितनी बार डिस्कस करा है आपकी इसे पीएम मित्र स्कीम को। पीएम मित्र स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो आपके टेक्सटाइल्स एरिया के अंदर इंप्रूवमेंट करने की या फिर उसके अंदर अपना सेटअप करने की। यहाँ पर आपसे नंबर पूछा गया है, ये नंबर आपको याद रखना है कि टोटल 7 मेगा पार्क आपके ऐसे सेटअप करे जाएंगे। तो लगभग ये 17 मार्च को आपकी ये अनाउंसमेंट करी गई थी। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, जो कि आपका अगर मैं मित्र, ये जो आपका मित्र है इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। इसका क्या है, पीएम से तो मतलब पता ही होगा कि आपको प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और दूसरा आ जाएगा आपका मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील। ठीक है, तो ये पीएम मित्र स्कीम है। कितने आपके मेगा पार्क यहाँ पर सेटअप करने की बात हो रही है आपके साथ। राज्यों का अगर आप नाम याद रख सकें तो इसमें आप तमिलनाडु याद रख लीजिएगा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी। दीज आर दी स्टेट्स जहां पर इनको सेटअप करने की बात हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने डिजिक्लोम मॉड्यूल को लॉन्च किया, डिजिक्लेम सॉरी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर ये न्यूज़ में क्यों था। तो पहली चीज़, सरकार ने लॉन्च किया है डिजिट कैम। अब ये कर क्या रहे हैं, ये डिजी क्लेम है क्या चीज़? देखो, आपको इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी। एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं आपका एनसीआईपी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनसीआईपी। पहले आपको इस एनसीआईपी के बारे में पता होना चाहिए। ये है आपका नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। अब आपको पता है कि जब मैं आपसे एनसीआईपी की बात करता हूँ या फिर जैसे कि ये आपका नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, ये आपका आता है किसके अंदर, आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको पता होगा कि सरकार ने इसको आपका 2016 के अंदर लॉन्च किया था। मेन ये था कि आपकी पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो सरकार आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको क्लेम करना है। इस क्लेम को लेकर आपका ये मॉड्यूल ये लेकर आए हैं जिसको हम कह रहे हैं आपका डिजी क्लेम। अब आपसे सवाल पूछ रहा था कि कौन एक्चुअली में इसको मॉड्यूल को लॉन्च कर रहा है, तो इसमें आपका नजर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सवाल की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे, अच्छा सवाल था। अगला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया ये आपका न्यूज में क्यों है। तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री जी का नाम क्या है आपका, सर्बानंद सोनोवाल। आप इनको देखते रहते होगे न्यूज़ में, अपनी अपनी कुछ कुछ स्टेटमेंट को लेकर ये चर्चा में रहते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक आपका, क्या लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है आपका सागर मंथन। अब आप कह रहे होगे कि सर क्या है सागर मंथन। तो देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं आपके ये सर्बानंद सोनोवाल जी। तो ऑब्वियसली सवाल का आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। फिलहाल के लिए आप उत्तर यहाँ पर याद रखिएगा। अब कर क्या रहे हैं इसके अंदर, तो इन्होंने क्या किया है, आपका एक रियल टाइम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च करा है।
उस डोर डैशबोर्ड का नाम ही है आपका सागर मंथन, कि क्या चल रहा है, वर्किंग कैसे कैसी है, बाकी के डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है, समय समय की जानकारी लेना। तो वो एक इसका मेन रीज़न था। तो मैंने आपसे बात करी कि किस प्लेटफॉर्म को कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। सागर मंथन नाम है, मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वर्क्स, और इसकी जो मंत्रालय का आपका पोर्टफोलियो रखते हैं वो रखते हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला सवाल, और ये है आपका आज का अंतिम सवाल भी। किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो पहली चीज़ वही चर्चाओं में क्यों है कि सरकार ने आपका लॉन्च कर दिया एनसीआरपी, सॉरी एनआरसीपी। एनआरसीपी यानी कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो किसने लॉन्च किया है? पहले आपको मैं आंसर बता देता हूँ, ये रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चर्चा में क्यों था? ये आपका प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, मेन रीज़न वही है कि ये आपका प्रिवेंट करना चाहते हैं एंड कंट्रोल करना चाहते हैं आपके रेबीज़ को। और यहाँ पर आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इनको भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करा गया कि भई आपकी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, आप भी उसमें अपने डॉग्स या फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफ डॉग्स को लेकर थोड़ा-सा काम कीजिए। ठीक है? और ये आपसे एनआरसीपी के बारे में पूछा जाए, क्या ऑब्जेक्टिव है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रेबीज़ से संबंधित जितने भी आपके एक्सपोज़र्स होते हैं उनको मैनेज करना, एनिमल बाइट्स को लेकर एप्रोप्रिएट आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यार ये था आपका मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट जो मुझे मंथ में न्यूज़ राज्य सरकार या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इस प्रकार की पॉलिसीज़ या फिर स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला, उसका मैंने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, लाइक करने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बट मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये घंटी बजा सकते हैं आप, ताकि नोटिफ़िकेशंस आपको रेगुलरली मिल जाया करें। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। आपसे अगली वीडियो में मिला जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।